जी नमस्कार, मैं जीके वर्मा नव जागरण जीके जी चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट प्रारंभ में से शुरू कर रहे हैं और मैं आज चैप्टर शुरुआत है, लेकिन इसके पहले मैंने 3 वीडियो जो डाला था वो इकोनॉमिक्स का जो महत्वपूर्ण था चैप्टर मैंने वो बीच में डाल दिया था। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं 3 वीडियो, जिसमें बजट है, मनरेगा नरेगा है और एक योजना आयोग नीति आयोग। ये 3 वीडियो मैंने डाला था, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन आज मैं इकोनॉमिक्स प्रारंभ कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों की मांग थी इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाए, तो आज मैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या काम आता है इसमें। आपको मालूम होगा अर्थशास्त्र ज़्यादातर के बैंकिंग वाले विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है, और रेलवे, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं एवं अन्य जो उच्च कोटि की तैयारी सिलेबस जनरली तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स से कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और हम लोग से छूट जाते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि जो ही मैं वीडियो अब डालूंगा सारे एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम में पूछे गए हर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको वीडियो में मिले और आप शुरुआत से इकोनॉमिक्स पढ़ें। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बातचीत कर सकते हैं, आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। किसी प्रकार की मांग हो तो आप उसको भी दें, आपकी मांग को मैं ध्यान देता हूं। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसका तात्पर्य यही है कि प्राकृतिक और मानव का संबंध इकोनॉमिक्स से होती है। इन दोनों के संबंध से जुड़े जो भी वस्तुएं के निर्मित की जाती है, चाहे वो वस्तु भविष्य के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो या वर्तमान के लिए, भौगोलिक रूप से जो भी वस्तुओं को निर्मित की जाती है वो सभी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक रीढ़ होती है। और साथ ही साथ पर्यावरण का समुचित उपयोग करना इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हमारे इकोनॉमिक्स सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो मंदी, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का खपत, साथ ही साथ वस्तुओं का आयात और निर्यात, इन सभी जो संतुलन बनाता है हमारा इकोनॉमिक्स ही बनाता है। आज से वर्षों पहले जब विश्व के लोग इकोनॉमिक्स की किसी बेसिक जानकारी नहीं था, उस समय हमारे भारत के इतिहास में इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका थी। आपको मालूम होगा, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो मौर्य काल आप समझे होंगे। मौर्य काल के समय एक महान प्रधानमंत्री, महान एक कवि और एक कहिए विद्वान और एक महान राजनीतिज्ञ चाणक्य कौटिल्य के आप नाम सुने। ये चाणक्य कौटिल्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र का शब्द दिया, अर्थशास्त्र एक पुस्तक का रचना किया था। प्राचीनतम रूप से सबसे पहले अगर भारत की बात किया जाए, इंडिया की बात किया जाए, तो इंडिया में सबसे पहले चाणक्य के द्वारा, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं
कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये सभी नाम से इन्हें पुकारा जाता है। इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र एक पुस्तक की रचना किया था। अर्थशास्त्र जो पुस्तक की रचना किया था, जिस कारण प्राचीन अर्थशास्त्र का पिता चाणक्य को ही कहा गया। यह अर्थशास्त्र अधिकरण और प्रकरण भागों में बटा हुआ था, यानी 2 भागों में बटा हुआ था। हम शुरुआत कर रहे थे, इसलिए मैंने शुरू से ही समझाना शुरू किया हूं। फिर इसके बाद में सिलेबस को डिटेल में चलेंगे। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, ठीक है। न्यू जिनका लाल है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर ले। मैं इस सप्ताह लगातार इकोनॉमिक्स डालूंगा आप लोग को। हर एक दिन इकोनॉमिक्स आपके सुबह आपको वीडियो मिलेगी। आप इस सप्ताह पूरा इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। कहते हैं अर्थशास्त्र अधिकरण और प्रकरण। ये अधिकरण और प्रकरण किसके द्वारा जो रचना किया गया था? चाणक्य के द्वारा। अर्थशास्त्र अधिकरणों की संख्या हम कह सकते हैं 15 थी और प्रकरण की संख्या 180 थी। चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। कहते हैं इसी अर्थशास्त्र जो आधारित है किस पे? राजनीतिक पे। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? राजनीतिक या प्रशासन? प्रशासन। राजनीतिक भी कह सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में आपको प्रशासन भी कह सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको डाला है, ठीक है। तो प्राचीन अर्थशास्त्र के विषय में आप जाने कि भारत में ही सबसे पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र जाता है, अर्थशास्त्र का जो है श्रेय जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा सबसे पहले एक पुस्तक रचना की गई थी। वो पुस्तक 1776 ईस्वी में, द वेल्थ ऑफ नेशन। आप शायद नाम सुने होंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन। यह पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है सर जी, आप ध्यान दीजिएगा सर। एडम स्मिथ 1776 ईस्वी में सबसे पहले जो पुस्तक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन, और आधुनिक रूप में पूंजीपति, मिश्रित, समाजवादी, इन सभी अर्थव्यवस्थाओं का इन्होंने इसमें वर्णन किया था। यही कारण है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ के इस पुस्तक के बाद अर्थशास्त्र में क्रांति ला दी, और आज भी हम लोग अर्थशास्त्र जो पढ़ते हैं, एडम स्मिथ के द्वारा जो राह बनाई दी गई थी, जो स्वरूप बना दिया गया था, उसी का विशेष अध्ययन करते हैं। हम अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने प्राकृतिक का नाम लिया था, यानी भूमि। भूमि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल ढांचा होती है। भूमि और उससे जुड़े हुए मानव, तीसरी पूंजी वर्ग, पूंजी। यह अर्थव्यवस्था का समरूप है, अर्थव्यवस्था के एक रूप देने का काम करता है। भूमि, मानव और पूंजी, जब यह तीनों होती है और यह तीनों होने के बाद तब हमारा अर्थव्यवस्था यहाँ काम करना शुरू करती है, और इसको सही स्वरूप देना, सही रूप से इस्तेमाल करना, और किसी भी देश का इकोनॉमिक्स अगर अच्छा हो तो उसके देश, वो देश विकसित होती है,
उस देश में महामंदी कम आती है, उस देश में गरीबी कम होती है और उस देश से आयात और निर्यात का संतुलन भी अच्छा होता है और वह देश विकसित कहलाता है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो अपने इकोनॉमिक्स के बल पर अपने देश को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। एक सरल उदाहरण की बात करते हैं हम, भारत और पाकिस्तान, दो देश एक साथ स्वतंत्र हुआ। भारत भी 1947 में स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या सिर्फ 23 करोड़ है। यानी इतनी जनसंख्या कम होने के बावजूद भी भारत आज कहां पहुंच चुकी है? एक अल्प विकसित यानी विकासशील के राह में एकदम चरम सीमा पार कर रही है और आज भी पाकिस्तान काफी नीचे है। तो हमारे इंडिया के इकोनॉमिक्स के कारण यहां तक पहुंचने का किया, लेकिन भारत से भी कम समय में अगर कोई उठा तो भारत का ही पड़ोसी देश चाइना, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, जबकि चाइना 1949 में स्वतंत्र हुआ, यानी 2 वर्ष बाद। और आज चाइना की जनसंख्या 140 करोड़ समथिंग है, जबकि भारत की जनसंख्या 135 के समथिंग है। फिर भी चाइना भारत से जीडीपी और विकास दर, साथ ही साथ उसके इकोनॉमिक्स, देश की अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना आगे है। तो इसका कारण है वहां के भारत से भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स होना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। हम अब चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, हम सिलेबस के अनुसार हम बांट रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र को कई रूपों में बांटा गया। तो चलिए मुख्य रूप से 6 भागों में बांट रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थशास्त्र, यानी भारत की अर्थशास्त्र को अध्ययन के रूप में कितने भागों में बांटा जाता है? तो 6 भागों में बांट रहे हैं। यानी 6 भागों में हम भारत के अर्थशास्त्र को अध्ययन करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स को अध्ययन करेंगे, जिसमें पूर्ण रूप से आपकी सिलेबस क्लियर होगी, आपकी कंपटीशन के लिए सफल होगी और आपकी कंपटीशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो चलिए मैं नंबर 1 में डालता हूं। नंबर 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। नंबर 1 में है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। ये नंबर 1 में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। इसको याद करना होगा सर जी, क्योंकि ये आपका पूरे इकोनॉमिक्स हम इसी में हम खत्म करेंगे। इतनी छोटे टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर इकोनॉमिक्स का समाप्त हो जाएगी, पूरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट समाप्त होगी। ठीक है, तो चलिए दूसरा में आते हैं सर। दूसरा में राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, ये भारत की राष्ट्रीय आय, ये भारत की आर्थिक नियोजन। ठीक है, चौथे में हम चल रहे हैं जिसका नाम है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति ये चौथा है। 5वां भारत के कृषि उद्योग एवं वाणिज्य ये आपका 5वां है।
जो हम लोग भारत के कृषि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, भारत के उद्योग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और वाणिज्य के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट और छठा जो है वह है भारत की वित्त व्यवस्था। भारत की वित्त व्यवस्था, ठीक है। तो ये भारत की वित्त व्यवस्था जो चर्चा हम लोग करेंगे, यानी 6 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। 6 में हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमिक समाहित करेंगे, यानी पूरे कंप्लीशन को देखते हुए 6 को पूरे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला एक बार और हम कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, दूसरा राष्ट्रीय आय, तीसरा आर्थिक नियोजन, चौथा नई आर्थिक नीति, पांचवा भारत के कृषि उद्योग एवं वाणिज्य, और लास्ट छठा है भारत की वित्त व्यवस्था। यानी 6 पार्ट हम लोग पढ़ने के बाद पूर्ण रूप से इकोनॉमिक्स कंपटीशन के क्षेत्र में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं पहला डील करूंगा भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये वीडियो मैं अगला लाऊंगा, ठीक है। मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो इकोनॉमिक्स का चैप्टर ये शुरू करूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।